हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 2 में जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, अब आते हैं उसके एक और इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे है, एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इन साइमल्टेनियसली टॉसिंग ऑफ टू परफेक्ट कॉइंस। अगर हमने दो परफेक्ट कॉइंस को उछाला, परफेक्ट कॉइंस का मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सिक्के हैं क्या है, हमारे अनबाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड नहीं है, ठीक है। टू परफेक्ट कॉइंस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट वन हेड आएगा। तो सुनो, सिक्के कितने उछाले हैं? दो सिक्के उछाले हैं। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सिक्कों की कैसे फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये इसके केस में फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब देखो दो यूं का यूं, अब 2 की पावर n है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टोस, यानी कितने बार टोस किया गया है। तो 2 बार टोस किया है तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 आउटकम्स बनेंगे। अब 4 आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं, देखो ध्यान से। हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, ये मैं करवा रहा हूं अभी इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 बार हेड आ जाए। और जो ऊपर क्वेश्चन है वो हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, 2 बार हेड जाए, या फिर हो सकता है एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, हो सकता है एक बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये हमारा क्या होगा? इंपॉर्टेंट केस। मतलब ये बन गया हमारे सारे सैंपल स्पेस। और किसी भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस ही बनाते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस बन गया। उसने बोला है एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके साथ हम कुछ और केस डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? कि कम से कम एक बार हेड आया हो। क्या आया हो? कम से कम एक बार हेड आया हो। अब इसमें एक बार हेड आया वो केस भी आएंगे और 2 बार हेड आया वो केस भी आएंगे, है ना। कौन सा केस नहीं आएगा? जब एक बार भी हेड नहीं आया होगा, यानी दोनों बार टेल आया होगा। यानी कि एक तो ये वाला केस आएगा, एक ये वाला केस आएगा, एक ये वाला केस आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो वो हमारे पास हो जाएगा 3/4। ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। अब अगर सपोज करो वो ये बोलता है यहाँ पे, एक तो ये वाला केस हो सकता है, यहाँ पे मैं पे डिफरेंट केस की बात करता हूं। वो अगर ये बात बोले यहाँ पे कि एग्जैक्टली वन हेड, अब यहाँ पे केस ये हो सकता है कि एग्जैक्टली वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली वन हेड, क्योंकि जरूरी ना एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वन हेड पूछ लिया तो उसमें क्या करोगे? देखो एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही बार हेड आया हो। तो एक तो ये वाला केस आएगा, एक ही वाला केस आएगा। क्रॉस का मतलब केस है दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बार हेड है, यहाँ पे भी एक ही बार हेड है। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार हेड है, तो ये वाला केस भी लेना। बोला एग्जैक्टली वन हेड, यानी कि हमें सिर्फ एक ही हेड लेना है, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक बार भी हेड नहीं है तो ये वाला केस भी लेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देगी 2, यानी कि फेवरेबल बाय में टोटल 2/4 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहीं पे क्वेश्चन ये लिखा हो एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। अब देखो एटलीस्ट एटमोस्ट फर्क समझते हैं। एटमोस्ट वन हेड यानी कि ज्यादा, यहां पे क्या था? कम से कम एक हेड, यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, मतलब एक हेड से फालतू नहीं होना चाहिए। तो कौन सा केस नहीं आया इसके अंदर? देखो अब एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि एक हेड वाले केस भी ले सकते हैं हम, जिसमें बोला है ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड वाले केस में आएंगे। और एक हेड से कम है, यानी कि एक बार भी हेड नहीं है, तो वो वाला केस भी आएगा। तो कौन सा केस नहीं आया? जब एक से फालतू हेड आएगा, यानी कि जब 2 बार हेड आया होगा। तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा बाकी तीनों केस का आंसर बनेगा, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये होता है एटमोस्ट का कांसेप्ट, एटमोस्ट वन हेड। और हेड की जगह टेल लगा तो चेंज कर ही लोगे, क्वेश्चन और भी कर ही लोगे। तो एटमोस्ट वन हेड का केस ऐसे बनेगा 3/4, क्योंकि एटमोस्ट हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आना चाहिए, तो एक हेड वाले केस में आएंगे। और जब एक बार भी हेड नहीं आएगा वो वाला केस भी आएगा, तो 3/4 हमारा आंसर बन जाएगा। सपोज करो सिक्का 3 बार उछाला जाए। अब कुछ केस उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिक्का 3 बार उछाला, अगर सिक्का 3 बार उछलेगा तो भाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का मतलब क्या है कि भाई 2 ही पहलू है, तो हेड आएगा टेल आएगा। 3 का मतलब क्या है कि टोटल कितनी बार उछाला गया है, कितनी बार टोस किया गया है। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सैंपल स्पेस बनेंगे हमारे यहाँ पे। अब 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, तो 8 सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। आपको सैंपल बनाना है बहुत जरूरी है। अगर आपको 8 सैंपल बनाने तो ऐसे बनाओगे, पहले लिखो 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल।
मतलब मैंने क्या किया, 8 सैंपल स्पेस से 8 का आधा कर लिया, तो 4 और 4 दोनों बार दिया, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 का भी आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का भी आधा कर दो, एक होता है तो 2 का आधा, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, शुरुआत हेड से कर दी, हेड पे खत्म किया है। तो ये बन गया हमारी टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो अब इसके अंदर मतलब क्या है कि एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कि एक हेड वाले केस भी आएंगे, अब एक से फालतू वाले भी ले सकता हूं मैं, 2 हेड वाले भी और 3 हेड वाले भी। तो कौन सा केस नहीं आया, तो ये हमारी ज्यादा हेल्प करता है, कौन सा केस नहीं आया, तीनों टेल वाला, जब एक बार भी हेड नहीं आया था, तो इसको छोड़ के बाकी सारे केस आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8। तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या हो गई, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी इस केस में हो गई हमारी कितनी, 7/8। आपको पता है आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, उसका मैं आपको तरीका समझाता हूं। सपोज करो आपने, अगर मान लो इसकी कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है काफी अच्छा प्रोबेबिलिटी का, किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। अगर मान लो आपको ये निकालना है कि एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो आप ये मान लो कि एक बार भी हेड आया ही नहीं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड तो आया ही नहीं। तो अब अगर हेड नहीं आया तो आपको क्या निकालना है कि टेल कितनी बार आई, मतलब टेल क्या नहीं प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप कि तीनों बार टेल आएगा, हेड आया ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तीनों बार टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, तीनों बार टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑल टेल, या फिर 3 टेल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। अब मुझे निकालना है, ये नहीं होना चाहिए कि तीनों बार टेल तो नहीं आना चाहिए, वो केस तो लेना ही नहीं, हमें कौन सा केस लेना है, एटलीस्ट 1 हेड, और एटलीस्ट हेड में कौन से आते हैं, एक हेड वाला केस या फिर 2 हेड वाला केस या फिर 3 हेड वाला केस, तो ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इसको 1 में से माइनस कर लो, 1 में से 1/8 गया, इसके नीचे 1 है, 8 इंटू में एलसीएम ले रहा हूं भाई, जब भी इसके नीचे 1 हो इसकी से गुणा कर लिया करो, तो 8 1 जा 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8 एलसीएम लेने के लिए। और उम्मीद है इतनी बड़ी क्लासेस में हो, कॉलेज में हो, तो आप लोगों को फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा, 7/8 हमारा क्या है आंसर बन गया। तो ये हमारा था कंसेप्ट कंप्लीट। अब इसके अलावा भी केस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब कितनी बन दो आप, एट मोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, एग्जैक्टली 1 हेड। अब एक्चुअली 1 हेड केस आ गया तो देखो कौन कौन से केस आएंगे, एक ये वाला केस आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 हेड में एक ये वाला केस आ जाएगा, एक ये वाला केस आएगा, 3 ही केस आएंगे, 3/8 हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से और कॉन्शियस होकर अटेम्प्ट करना है ना। और मैं इसके और भी क्वेश्चंस करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में भी, तो आराम से आप लोग कर लोगे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा करवाए हुए हैं और बेस थ्योरम भी मैंने खूब करवाई हुई है, ठीक है। और हाँ, अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा बेस थ्योरम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे 4 बैग यानी कि 4 घड़े हैं, शायद 4 अंश है, और वो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान रखना, अगली वीडियो जरूर देखना, जहां पे मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन करवाऊंगा एक। ये तो हो गया हमारा ये वाला सवाल सोल्व। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, डस्टर कहां गया, एक मिनट, पहले इसको जो यहाँ तक उतारे ना, फिर से मिटा के फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी थोड़ा सा अलग भी है, वो भी देखेंगे ध्यान से कि कैसे अलग है और कैसे इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है यहां पे लेट पीए जो है, मतलब हमें एक ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें दे रखा है पीए, जो पीए है वो है हमारा पी, जो पी ए बाई बी है वो हमें दे रखा है क्यू, और पी बी बाई ए है वो हमें दे रखा है आर। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इक्वल्स टू आर। तो उसने बोला है फाइंड द रिलेशन ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का रिलेशन है इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं इसका। अगर मैं ए पार्ट देखूं तो इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब कई जनों को यही नहीं पता होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होते कौन से हैं। भाई इस वीडियो में सब कुछ करवाया हुआ है, टाइप्स ऑफ इवेंट में ये भी समझाया था मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि जब भी कुछ भी कॉमन आए, 2 ऐसे इवेंट जब उनमें कुछ भी कॉमन आओ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक डाइस डाला, तो डाइस पे क्या क्या सकता है, सैंपल स्पेस बना रहा हूं एक डाइस पे आने के, तो वो बनाए मैंने 1 से लेके 6 तक, क्योंकि डाइस पे क्या होते हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, है ना। आप सब लूडो तो खेला ही होगा, क्या लूडो ही खेलते होगे, पेपर से पहले पढ़ते हो तुम 2 दिन पहले। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बन गया 1 से लेके 6 तक। तो अगर मैं इस सैंपल स्पेस में 2 सेट बनाने की कोशिश करूं, एक तो बनाऊं ए इवेंट ओड नंबर्स का 1 3 5, एक बनाऊं बी इवन नंबर्स का तो 2 4 6। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है? अब बिल्कुल सही बात है, ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब जब भी 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अब हमें क्या बोला है उसने कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहां पे एक बात कह सकता हूं मैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 0 भी बोलते हैं इसको, 5 भी बोलते हैं इसको।
फाई दिखाता है नल सेट को, सेट के अंदर, और जीरो है क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ कॉमन ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे समझूं इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या दे रखा है, ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो समझते हैं इस बात को। तो पी ए बराबर है पी के, अब देखो पी ए बाई बी, इसका मतलब तो सब जानते होंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में समझाया था टॉपिक मैंने, कि पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, बी खत्म हो गया है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो भाई ऊपर क्या आएगा हमारा, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर आएगा पी इंटरसेक्शन बी, नीचे आएगा पी बी। और हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम जो केस कर रहे हैं वो केस कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो। तो मैं अब एक बात तो कह सकता हूं कि पी ए बाई बी जीरो है, पी ए बाई बी जीरो है, ये ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो कॉमन में बी कुछ भी हो, जीरो हो गया। यानी कि अगर देखो पी ए बाई बी जीरो है, तो मैं यहाँ पे एक बात और कह सकता हूं, क्यू बराबर है जीरो के, क्योंकि पी ए बाई बी तो क्यू के बराबर था, और क्यू बराबर आ रहा है जीरो के, खत्म क्वेश्चन। यहां से एक बात ये आ गई। अब एक बात मैं यहाँ पर और कह सकता हूं, अब देखो पी बी बाई ए आर है, अब पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, पी बी बाई ए का मतलब होता है, ऊपर तो वही देखो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब ए हो चुका है तो ऊपर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, नीचे आएगा पी ए, इसकी ये बराबर है आर के। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, बात सेम ही होती है, और इंटरसेक्शन होता है कॉमन, ये बात ध्यान रखना। सपोज करो मैंने कोई ए सेट, जैसे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सपोज करो मैंने कोई ए सेट बनाया, एक्स्ट्रा में बना रहा हूं 1 2 3, और मैंने कोई बी सेट बनाया 2 3 4, तो जो ये 2 और 3 कॉमन है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन का आंसर है ये। मतलब अगर मैं यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करूं, तो यहां से आपका आंसर बनेगा 2 और 3, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो फिर से क्या है, बी इंटरसेक्शन ए करूं चाहे ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन तो दो ही सेट में देखा जाएगा ना, ए और बी में, तो जीरो है, तो यहाँ भी जीरो हो गया, अपॉन में पी ए, जीरो बाई कुछ भी हो, जीरो आंसर आ गया, तो आर की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, जीरो। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्यू भी जीरो है, और हमारा क्या है, आर भी जीरो है। तो ये रिलेशन है पी क्यू आर में, कि भाई पी ए तो हमारा क्या रहेगा, पी रहेगा। अब ए का फर्क भी नहीं पड़ रहा, अगर मैं यहाँ पे पी लिख भी दूं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि मैं अगर यहाँ पे कर दूं कि पी ए की वैल्यू पी है, ठीक है, तो पी वहां चला गया, पी इंटू आर बराबर है जीरो के, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि पी भी जीरो हो और आर भी जीरो हो, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो कब आती है, या तो पहले वाला नंबर जीरो है फिर दूसरे वाला नंबर जीरो हो। और होने को ये भी हो सकता है कि भाई हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या है, आर जीरो है और पी हमारा कुछ ना कुछ निकल जाए, तो ये रिलेशन है। मतलब आप पी कैन बी, आर कैन बी जीरो, पी कैन बी एनीथिंग। तो ये बन चुका हमारा रिलेशन पी क्यू आर के बीच में। अब समझते हैं सेकंड वाले केस को। सेकंड वाले केस को मैं डिस्कस करूं, इसका बी पार्ट, तो वो समझते हैं। इससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, तो बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से करके आना है ऐसे क्वेश्चंस को। जब बी पार्ट को डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, तो बी पार्ट हमारा क्या है, बी इज सब इवेंट ऑफ ए। अब बी इज सब इवेंट ऑफ ए का मैं एक बात और बोल सकता हूं यहाँ पे कि बी सबसेट है ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं। और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आप इसको थोड़ा डीप में समझाता हूं मैं। मान लो मैंने ए को सेट लिखा 1 2 3 4 5, और मैंने बी को सेट लिखा 1 2 3। अब मैं इस केस में कह सकता हूं कि बी ए का सबसेट है। क्यों है बी ए का सबसेट? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के पास मौजूद हैं, तो बी सबसेट ऑफ ए है। तो इस केस में क्या मैं एक बात और बोलूं, थोड़ा ध्यान से इस बात को भी समझना कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, यानी कि कॉमन निकालता हूं ए और बी के बीच में, कॉमन कौन से आएंगे, 1 2 और 3। देखो है ना, 1 2 और 3, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे, ये कॉमन है। इसका मतलब जब भी कोई एक सेट दूसरे का इंटरसेक्शन होता है, तो जिस सेट के पास कम एलिमेंट है वही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर बनता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक सिंपल, इसके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, सुपर सेट बोलते हैं इसको। इसके पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसके पास कुछ एलिमेंट है, पर इसके पास जो है इसके सारे एलिमेंट है, तो कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो इसके पास होंगे, क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा भी है ना, इस चीज का ध्यान रखना। उसके पास तो एक्स्ट्रा भी है 4 और 5, तो कॉमन कौन से आए, जो सिर्फ बी के पास है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जब भी बी ए का सबसेट होगा, तो बी हमारा क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। और अगर सपोज करें ये बात लिखी होती कि ए सबसेट है बी का, तो अब जो आंसर है ना, ए सबसेट है बी का, तो अब जो आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का, तो जिसके पास कम एलिमेंट है वो इसका आंसर बनता है। तो अब ए के पास कम होंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, समझा भी दिया अच्छे से। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में ये हमारी कैसे हेल्प करेगा, बी सब इवेंट ऑफ ए या फिर सबसेट ऑफ ए। अब देखो पी ए तो हमारा पी है, इससे हमें लेना देना नहीं है हमारा अभी फिलहाल। पी ए बाई बी को हम सोल्व करते हैं, पी ए बाई बी, इसको मैं सोल्व करूंगा। इसका मतलब क्या है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, तो ऊपर आएगा पी इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है पी बी। अब दिक्कत क्या है,
कि बी ए का सभी इवेंट है, सबसेट है, तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसका आंसर बी हो जाएगा, तो हो जाएगा पीबी, पीबी अपॉन पीबी, इसके कट के हमारा आंसर आ गया भाई। ये बना गया पी ए बाई बी कितना है हमारा क्यू, तो क्यू बराबर बना गया, क्यू बराबर बना गया। सेम ऐसे ही मैं वो सोल्व करूंगा पी बी बाई ए। जब पी बी बाई ए सोल्व किया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऊपर पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन नीचे क्या क्या आएगा पी ए। अब ये है, ठीक है, तो अब पी बी इंटरसेक्शन ए का आंसर कितना है आर। ये हमारा किसके बराबर है, पी ए के। ये हमारा किसके आंसर है, किसके बराबर है, पी ए के, पी ए बोल रहा हूं ना, सॉरी पी बी के, पी बी के बराबर है, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे सोल्व किया था, ये रहा बी के बराबर है ये, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए है और बी सबसेट है किसका, ए का, तो इसका आंसर क्या बनेगा पी बी, नीचे क्या है पी ए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो आर बराबर है वो बराबर है पी बी अपॉन में पी बी पी ए के, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी के। ये भी केस बन सकता है हमारा। तो ये कुछ हमारे, अब इसी को बाद मैं यही बोल सकता हूं कि भाई पी ए की जगह पी पुट कर दूंगा, क्योंकि पी ए बराबर है पी के, तो पी ए की जगह पी पुट करूंगा तो आर बराबर हो जाएगा पी बी अपॉन में पी ए, और पी ए की जगह क्या है हमारी वैल्यू पी, तो पी इंटू आर बराबर है पी बी के। मैं ये बात भी कह सकता हूं। तो ये कुछ रिलेशनशिप आ रही है किनके बीच में, पी क्यू आर के बीच में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस, यानी कि चलेंगे इस पेपर को आगे लेके, प्रोबेबिलिटी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उम्मीद आपको इस वीडियो का हर एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी मैं अपने जहां मैं शूट करता हूं वहीं बैठा हुआ हूं, मैं आराम से शूट कर लूंगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि अब टाइम काफी हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरे 6 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर और शूट करूंगा, फिर मैं भी घर चला जाऊंगा। सुबह से मैं भी शूट ही कर रहा हूँ, आई बात समझ में। तो अब जिसको जो उतारना उतार रहे ना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो जरूर बता देना मुझे, ठीक है, कोई कमेंट में भी बता सकते हो। और फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सजेशन को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार लेना, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।